नमस्कार मित्रों, नवनिर्माण एकेडमी से मैं दिनेश गौतम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। आज ही एक खबर पड़ी कि एसआई के जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 1 महीना और बढ़ा दी गई है। मैंने पहले ही वीडियो बना के संकेत दिया था मित्रों कि 2 मई से कंप्लीट लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया जा सकता है। देश में कोरोना के केस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है। आप घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी करें और ज़्यादा फिक्र में अपना समय ना गुजारें। सभी के लिए ये समस्या है। आइए हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट डोज। पहले भी एक क्लास हम बना चुके हैं, आज देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। और मित्रों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप इन्हें सब्सक्राइब करिए हमारी वीडियो चैनल को और इसे अपने मित्रों तक पहुंचाइए, अपने संबंधियों तक पहुंचाइए, अपने शुभचिंतकों तक पहुंचाइए, उन तक भी पहुंचाइए जिनकी आप कदर करते हैं। देखिए हम लोग अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। आज का जो सबसे पहला चीज है ये है रमन स्ट्रेप्टोकॉपी। मैंने मित्रों पहले ही बताया था, मैं ज़्यादा कबाड़ नहीं भरूंगा अपनी क्लासेस में। हाँ, इतना दावा मैं अवश्य कर सकता हूँ कि आपके पेपर के प्रश्न नहीं छूटेंगे, चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो। धीरे धीरे आपको ये क्लासेस अच्छी लगने लगेंगी, आपके दिमाग में गड़ जाएंगी, मजा आएगा, आपको याद भी हो जाएगा। देखिए रमन स्ट्रेप्टोकॉपी क्या है? एक यंत्र है जिसका अभी कोरोना काल में प्रयोग किया गया। यह प्रकाश के प्रकीर्णन पर काम करने वाला एक यंत्र है। नाम से भी पता चल रहा होगा, रमन प्रकाश के प्रकीर्णन पर काम करता है। याद रखना है इस शब्द को। इसकी मदद से पता चला कि लार में कोरोना वायरस होता है, लार में कोरोना वायरस पाया जाता है। यह केवल आरएनए वायरस को ही पहचान सकता है। बात खत्म। यह एक यंत्र है, नाम है रमन स्ट्रेप्टोकॉपी, प्रकीर्णन पर काम करता है। कोरोना वायरस का पता लगाया इसने कि लार में कोरोना वायरस पाया जाता है। मित्रों, शायद आपको जानकारी हो कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। इस पर हम कभी बायोलॉजी की क्लास में बात करेंगे। आरएनए वायरस क्या होता है? ये केवल आरएनए वायरस को ही पहचान सकता है। लार में इसने पता लगाया, इसके माध्यम से पता लगाया गया है कि लार में वायरस कोरोना के बहुत सारे पाए जाते हैं। यहाँ पे आया है एक शब्द प्रकीर्णन और एक शब्द है रमन। तो भारत के भौतिक विज्ञानी थे रमन, डॉक्टर रमन, जिनको 1928 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखना है, डॉक्टर रमन को 1928 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। विज्ञान के लिए किसी भारतीय को मिला हुआ यह सबसे पहला पुरस्कार था, नोबेल पुरस्कार था। अगली बात है लाल सागर। इस बार कुछ समय के लिए प्रसिद्ध रहा। लाल सागर में एक ईरान के जहाज पर हमला हुआ था, इसलिए लाल सागर प्रसिद्ध रहा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है, करंट का भी क्वेश्चन है, तो पूछा जा सकता है कि लाल सागर के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। लाल सागर देखिए, यह एशिया और अफ्रीका के बीच में, आपको ये समझ लेना, एशिया और अफ्रीका के बीच में है लाल सागर। इसके दक्षिण में बाब अल मंडेब है, ये भी एक वाटर बॉडी है। और अदन की खाड़ी भी है, अदन की खाड़ी भी वाटर बॉडी है। ज्योग्राफी की क्लास में हम इसे बनाएंगे, ऐसे शब्द बताएंगे। ऐसे शब्द जब आया करें तो आप गूगल करके इन चीज़ों को देख लिया करो दोस्तों। बाब अल मंडेब, अदन की खाड़ी, चाहे तो आप इसके साथ लिख लेना। ये दुनिया के खारे सागरों में से एक है। यह सऊदी अरब और मिस्र के बीच में, सऊदी अरब और मिस्र को अलग करता है। यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। लाल सागर, इसका पानी लाल नहीं है, आपको ये समझ लेना है। दूसरी बात है, यहाँ पे प्रकीर्णन के बारे में मैं बता देता हूँ। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सूर्य डूबने से पहले लाल दिखाई देता है और निकलते वक्त भी लाल दिखाई देता है। ये प्रकीर्णन की घटनाएं हैं। प्रकीर्णन क्या है ये समझ लीजिए। प्रकीर्णन, जब प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा होता है तो वो वायु में उपस्थित धूल आदि के कणों से टकरा जाता है, टकरा के वो बिखर जाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के प्रकाश के बिखरने को प्रकीर्णन कहते हैं। नोट कर लेना आप इस बात को। और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, अर्थात फैलाव सबसे ज्यादा होता है। भौतिकी का क्वेश्चन हो गया ये, लिख लीजिएगा। आगे चीज आती है इंडियन बुल फ्रॉग।
दोस्तों फ्रॉग को हिंदी में कहते हैं मेंढक। ये हाल ही में प्रसिद्ध रहा मेंढक। क्यों प्रसिद्ध रहा? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा यही मेंढक पाया जाता है, इंडियन बुल फ्रॉग। लिख लेना, बस इतना ही जानना है। बारिश में दिखता है, केवल निशाचर होता है, रात में ही निकलता है, बारिश के दिनों में दिखता है। अगला है उमंगोट नदी। देखिए जरा, उमंगोट नदी भारत की नदी है, ये मेघालय में है, ये जंतिया हिल्स में है नदी। मेघालय में जंतिया हिल्स में है, जंतिया की पहाड़ियों में है ये नदी, और भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। हाल ही में ये प्रसिद्ध रही। यहाँ पर एक बांध बनाया जा रहा है। अगर यहाँ पर बांध बन जाएगा तो कुछ गांवों के लोगों ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया या सरकार के सामने अपील की कि भाई ये बांध मत बनाइए, ऐसे यहाँ पर पहुँचने वाला जल प्रभावित होगा और जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भारत की सबसे स्वच्छ नदी है, उमंगोट नदी मेघालय में है। एक है मित्रों जनहित याचिका। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट सरकार से, और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भी सरकार से कहा कि कोरोना के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं, कृपया जल्दी से देखिए, आप लोगों ने व्यवस्था क्यों खराब कर रखी है, हमें व्यवस्था का जायजा दें। कल भी और आज की भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने कोरोना के मरीजों के लिए क्या देख रेख के इंतजाम कर रखे हैं, तुरंत कोर्ट को सूचित कराए सरकार। देखिए उसी के बाद मोदी जी थोड़े तेजी के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने के लिए लग गए हैं। देखिए क्या है ये जनहित याचिका, बेसिकली अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो मित्रों ये कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है, या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार कम किए जा रहे हैं, तो आवश्यक नहीं है कि वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट जाए। उसका कोई संबंधी हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं, अज्ञान होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता और उनके हितों को छीना जा रहा होता है, तो उनके हितों की रक्षा के लिए कोई हम तुम जैसा आदमी भी कोर्ट जा सकता है, वहाँ पर शिकायत कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर तुरंत एक्शन लेगा। और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी तरफ से जबकि कोई शिकायत ना करे और उनको लगता है कि कहीं पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको ऐसी जानकारी मिलती है, तो वो उसकी तरफ से एक्शन ले सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न एक बार बना भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट न्यूज़पेपर में लिखी हुई रिपोर्ट के आधार पर एक्शन ले सकता है? क्या हाई कोर्ट न्यूज़पेपर में लिखी गई रिपोर्ट के आधार पर एक्शन ले सकता है जब किसी ने रिपोर्ट न की हो? तो उत्तर होता है बिल्कुल यस। केवल न्यूज़पेपर के आधार पर भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्शन ले सकते हैं। मित्रों ये है जनहित याचिका, इसका संबंध है, देख लीजिए, इसका संबंध अनुच्छेद 32 से है। जनहित याचिका आप समझ लेना, PIL बोलते हैं इसे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किसी अन्य के हित। मैंने आपको बता दिया है पूरा, लिखने में शायद थोड़ी दिक्कत हुई है, आप लोग लिख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। आओ मित्रों देखते हैं हम अगले बिंदु। देखिए जरा, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, बात खत्म। वनीता गुप्ता US में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है, वनीशा गुप्ता। इस पद पर बैठने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है, भारतीय मूल की महिला है। अगला है फुगाकू। फुगाकू मित्रों ये कंप्यूटर का नाम है, ये दुनिया का सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है फुगाकू। ये जापान का कंप्यूटर है, याद रखना है। इसका उपयोग कोविड-19 से निपटने के लिए किया गया। ये पॉइंट याद करने वाली चीज नहीं है, ये तो बकवास है सब, कूड़ा, हाँ? लेकिन जान सकते हैं अनुसंधानों के लिए किया जाता है ये। देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट, ये अगला पॉइंट है। भारत का सबसे बड़ा, ऐसे पॉइंट याद करने होते हैं, यही है इंपॉर्टेंट चीजें। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में बन रहा है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। ये मई में चालू हो जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार देखिए, 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार सुल्तान कबूस अल शहीद को दिया गया। ये ओमान से संबंधित थे, ओमान के सुल्तान थे
सुल्तान कबूस अल सईद को दिया गया। 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान जो है ये बांग्लादेश के पिता माने जाते हैं, इनको दिया गया। इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, प्रमाण पत्र वगैरह दिए जाते हैं। इन्हें ये मरणोपरांत दिया गया है, इसके बारे में विशेष बात यह है। अंतिम पॉइंट है आज का सार्थक क्या है? ये भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत ने अपनी शिक्षा नीति बनाई है। उस शिक्षा नीति में भारत बदलाव, पुरानी शिक्षा नीति को बदलने जा रहा है। जो नई शिक्षा नीति है वो 2022 से पूरी तरह लागू हो जाएगी, 15 अगस्त से लागू होगी। याद रखना है, अब आने वाले साल में आपको पता चलेगा 15 अगस्त से लागू होगी। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है। सार्थक उस नीति को लागू करने के लिए एक कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया है और उसमें बताया गया है कि सार्थक किस प्रकार से नई शिक्षा नीति को लागू करेगा। तो इन शॉर्ट आपको यही समझना है कि सार्थक जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। तो मित्रों, आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं? पिछली वाली वीडियो आप लोगों ने बहुत सारे लाइक दिए, उस पर अपने सुझाव हमें देते रहिएगा मित्रों। इन्हें याद करते रहिएगा, इन्हें रिवाइज करते रहिएगा। रेगुलरली मैं क्वेश्चंस आपसे आने वाली क्लासेस में पूछूंगा थोड़े बहुत। मेरी उम्मीद है आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है मित्रों, जय हिंद। अगली क्लास में मिलते हैं।